तो कवि पूछने की कोशिश कर रहा है जो गा रहा है वो सुंदर है या जो नहीं गा रहा है वो सुंदर है। महसूस दोनों कर रहे हैं। गीत अगीत रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़िए विद प्राची में आपका स्वागत है। वेलकम वन एंड ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कविता का भावार्थ। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहली कविता। इस कविता का नाम है गीत अगीत। ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खरा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यह पहला पैराग्राफ है। इसमें असल में दो पैराग्राफ्स हैं। तो पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। विरह का मतलब तो आप शायद जानते होंगे, पर विरह का मतलब है बिछड़ना, वियोग। तटनी का मतलब होता है जब पर्वत से जो नदी आती है और वो पर्वत से गिरकर, पर्वत से ही वो स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है और वहाँ से आके समुद्र में मिल जाती है। और वेगवती जो है वो एक नदी का नाम है। तो पहली दो पंक्ति, गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है। तो इसमें क्या समझ आ रहा है कि जो ये नदी है ये पर्वत से दूर, वहाँ से स्टार्ट हो रही थी ना, पर्वत से ये आ रही थी। तो जब उधर से ये समुद्र को मिल रही है तो वो बिछड़ने का गीत गा रही है। जो नदी होती है वो पूरा ऐसे गिर रही है, उसकी आवाज़, आपको लहरों की आवाज़ आती है जिस तरह से वो तट के पास आती है और वो बह रही होती है हवा के वेग से। उसके ऊपर उसकी आवाज़ जो होती है वो आपको सुनाई देती है। तो इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नदी है वो विरह का गीत गा रही है। तो वो कह रहे हैं कि दिल हल्का कर लेने को, इस विरह की वजह से, इस वियोग की वजह से अपने दिल को हल्का करने के लिए वो उपलों से कुछ कहती जाती है। उपल मतलब जो पत्थर हैं जो समुद्र के बगल में, उनसे कुछ कहती जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने, इसी के बाद कवि ये कहते हैं, एक गुलाब के बारे में कहानी बोलते हैं। तो जो गुलाब है वो ये बोलता है कि गुलाब उसको देखता है, नदी को, और सोचता है कि अगर मुझे भी विधाता ने आवाज़ दी होती, स्वर दिया होता, मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का गीत जग को सुनाता। तो पतझड़ में पत्ते गुलाब के टूट के गिर जाते हैं, तो वो भी एक तरह से बिछड़ना, वियोग हुआ। तो उसको व्यक्त करने के लिए गुलाब सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ स्वर होता जो विधाता मुझे अगर दिए होते, तो मैं भी इस नदी की तरह, इस तटनी की तरह मैं भी बोल पाता, व्यक्त कर पाता, एक गीत की तरह सुना पाता। तो इसी पहले ही छंद में आपको कवि ने प्रस्तुत कर दिया है कि एक जगह एक गीत सुना रहा है कोई और एक जगह एक सुनाना चाह रहा है कोई। ठीक है, अभी ये इतना हमको समझ आया। तो आगे अभी इसमें इस छंद में दो और पंक्तियां हैं। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है। निर्झरी क्या है? गा गा कर बह रही है निर्झरी। निर्झरी जो है पर्वत की ओर संकेत कर रहा है। पर्वत जो है उसके ऊपर से, पर्वत के ऊपर से पानी जो गिर रहा है, तो वहाँ से भी उसकी भी आवाज़ आ रही है, गाने की तरह आपको समझ आ रही, लग रहा है, फील हो रहा है कि गाने की आवाज़ है वो। और पाटल एक वृक्ष है जो तट पे खड़ा है, मुख खड़ा है, मतलब चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, वो वहाँ खड़ा है। तो एक तरफ आपको एक गीत दिख रहा है क्लियरली, एक तरह आपको अगीत दिख रहा है, मतलब कोई जो गा नहीं रहा है, एक गा रहा है और एक नहीं गा रहा है।
ये उदाहरण अभी तक हमको दिखाए गए हैं कवि ने। आगे बढ़ते हैं हम इस कविता में। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खेतों पर छाया देती, पंख फुला नीचे खेतों में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत ऊपर कर, रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फुला मगर शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इस छंद में जो है कवि ने अभी एक शुक तोता और एक मादा तोता उनके बारे में बताया, फीमेल एंड मेल पैरट। इसमें जो तोता है वो खेतों में एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है और गाना गा रहा है, और उसी खेतों में नीचे जो मादा तोता है वो पंख फुलाए बैठी है, अंडों को सेक रही है। उस अंडे हैं उसके ऊपर वो बैठी हुई है। और ये जो पेड़ है जिस पे वो बैठा है तोता, वो बहुत ही घनी छांव दे रहा है नीचे जहाँ पे वो मादा तोता बैठी हुई है। तो जो तोता गाना गा रहा है वो वसंत ऋतु के उपलक्ष्य पे तोता चहचहा रहा है, गा रहा है, और ये जो गाना है वो लोगों के अंग को छू रहा है पत्तों से छनकर। सो पत्ते जो पेड़ की पत्तियां हैं वो है, तो आपका जो गाना है वो आ रहा है। इस तरह से कवि ने प्रस्तुत किया है कि वो पत्तों को छनकर आपके अंग को छू रहा है। पर जो मादा तोता है उसके जो गीत हैं वो उसी के पास स्नेह में सनकर रह जाते हैं, वो नहीं गाती है, वो तो अपने बच्चों को वहाँ अंडों को सेक रही है। तोते का स्वर गूंज रहा है वन में तोते का स्वर गूंज रहा है, पर फुला जो है वो शुकी जो मादा तोता है उसके पर फुले हुए हैं। मतलब इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो अंडों को सेक रही तो पंख फुला के बैठी, पर वो उस तरह से कह रही है कि मे बी गर्व से फुला हुआ है, कौन अपने प्राउड है वो तोता के गाने से। उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद कवि कहते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है। दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े साज आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खरी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इसमें जो है कवि बता रहे हैं कि एक प्रेमिका का जोड़ा है वो है। तो प्रेमी जो है वो अभी गाना गा रहा है, बाहर आके शाम हुई है, गाना गा रहा है, पर वो किस बारे में गाना गा रहा है? आल्हा। तो इसमें वो किसी वीर के बारे में गा रहा है, किसी वीर योद्धा का गाना गा रहा है। एक लोक प्रसिद्ध वीर योद्धा, उसके ऊपर एक गीत जो है वो गा रहा है। तो उसके पहले स्वर से राधा खींची चली आई, राधा मतलब उसकी प्रेमिका, वो खींची चली आई। वो नीम के वृक्ष के पास खड़ी होकर सुन रही है उसका गाना, एंड मन ही मन वो ये गुनगुना रही है कि मैं क्यों नहीं हूँ इसके गाने की मेन कैरेक्टर, मैं क्यों नहीं हूँ उसके गाने की। वो ये गुनगुना रही है अपने मन में। वो गाना जो वो लड़का गा रहा है और ये जो फूला इसका अंतर है। मुझे तो ये उसी की तरह लग रहा है, सिमिलर, जैसे तोता और मादा तोता का दिखाया था कि फूला इसका अंतर है, क्योंकि उस पे प्रभाव आ रहा है, उसको फील हो रहा है। शी इज़ फीलिंग प्राउड, शी इज़ फीलिंग, उसको वो बहुत खुश है, वो फूले नहीं समा रही है। तो गीत अगीत कौन सुंदर है। तो हर एक कुछ पंक्तियों में ऐसा है कि एक व्यक्ति या एक व्यक्ति भी नहीं कह सकते हम, नेम प्लेस एनिमल थिंग हो गया है इसमें एक्चुअली। तो सबसे पहले जैसे नदी के बारे में बताया, फिर बोला पर्वत के बारे में कि वो गाना गा रहे हैं। नदी गाना गा रही है, विरह के वियोग का, बिछड़ने का गाना गा रही है। वहाँ पे गुलाब जो है, गुलाब का पौधा खड़ा है, वो उसको देख के वो सोच रहा है कि मुझे भी तो ये व्यक्त करना है, मुझे भी गाना गाना है, पर मुझे तो स्वर दिए नहीं है भगवान ने। मुझे भी अपने पतझड़ का जब मेरा वियोग होता है पत्तों से, अपने फूलों से, तो मुझे भी तो वो गाना गाना है, पर मुझे तो दिया नहीं है गीत। फिर उसके बाद पर्वत गा रहा है निर्झरी, वही पानी के बहने का, और उधर तट पर पाटल मूक खड़ा है, बेचारा गूंगा पेड़ खड़ा है।
उसके बाद एक शुक, एक तोता गाना गा रहा है वसंत ऋतु का, जो छन के पत्तों से छन कर आपके अंग छू रहा है आपको। बहुत ही अच्छा गाना है। और उधर ही नीचे उसकी मादा तोता बैठी हुई है घनी उसमें छाँव में, उसका अंग फूल रहा है, वो फूले नहीं समा रही है, वो भी खुश है, वो भी, उसके पास भी है कुछ गाने को, कुछ कहने को, पर वो स्नेह में ही रह जाता है, वो नहीं गाती है। फिर अंत में एक प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी जो है वो गाना गा रहा है किसी योद्धा के बारे में। प्रेमिका सोच रही है, अरे वो मन में गुनगुना रही है कि मैं काश इसके गाने की कैरेक्टर होती, स्रोत होती, मैं होती उसके गाने की मुख्य कड़ी। और गाना वो गा रहा है, खुश ये हो रही है, फूले नहीं ये समा रही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कवि पूछने की कोशिश कर रहा है, जो गा रहा है वो सुंदर है या जो नहीं गा रहा है वो सुंदर है? तो वो ये बोलना चाह तो क्या एक गुलाब जिसके पत्ते झड़ गए हैं उसके भी वियोग है, तो वो सुंदर नहीं है क्या? जब क्योंकि बस वो व्यक्त नहीं कर पा रही, वो गा के नहीं सुना पा रही है, तो सुंदर नहीं हुआ क्या? इस तरह ही पर्वत की आवाज़, पर्वत से तो झरने गिर रहे हैं निर्झरी, वो आवाज़ जो वर्सेस एक पेड़ जो तट पे खड़ा है, मुँह खड़ा है, उसमें आप वो भी गीत नहीं गा पा रहा, कुछ कह नहीं पा रहा, तो क्या वो सुंदर नहीं है? तो कहीं कहीं गाना दोनों चाहते हैं, कहीं कहीं तो जैसे जो आपका प्रेमी वाला जो कहानी है उसमें है कि प्रेमिका जो वो भी गुनगुना रही है मन में, पर उसको गाने की इच्छा नहीं है, वो ये चाह रही है कि वो जो गा रहा है वो मेरे बारे में गाए, वो ये चाह रही है। तो वो एक श्रोता है, इधर खुद भी गुनगुना रही है वो अपने मन में। और कहीं कहीं गाना दोनों चाह रहे हैं, पर जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा वस्तु है, वो गा नहीं पा रहा है। या तो उसको विधाता ने आवाज़ नहीं दिया, या तो वो जो काम कर रहा है उसकी वजह से, जैसे जो मादा तोता है वो अपना फूल के बैठी है वहाँ पे, वो कैसे गाएगी? पर उसके पास है कहने को शब्द, वो भी खुश है, वो भी बसंत ऋतु में खुश है, पर वो अभी कैसे चहचहाए, वो तो अपने अंडों को सेक रही है, वो अपना काम कर रही है, पर वो भी फूली हुई है, खुश है वो, और उसका स्नेह में ही उसकी गीत सन के रह जाती है। तो व्यक्त अगर कोई कर रहा है, जो मेरे ख्याल इसमें ये है कि अगर कोई व्यक्त कर रहा है वो तो बहुत सुंदर है ही, पर पहले हम देखते हैं जो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि महसूस दोनों कर रहे हैं, जो भी है, चाहे वो वियोग का है, चाहे वसंत ऋतु की खुशी का है, जो भी है, महसूस दोनों कर रहे हैं, भावनाएं दोनों में हैं, विचार दोनों में हैं। एक व्यक्त कर पा रहा है, एक के अंदर ही रह पा रहा है, मन में ही रह जा रहा है। तो सुंदर दोनों हैं, ये बातें जो हैं दोनों की सुंदर है। जो व्यक्त कर रहा है अभी वो ज़्यादा सुंदर क्यों है उसकी, क्योंकि वो क्यों दुगुना तिगुना उसकी सुंदरता जो है खिल के बाहर आ रही है, पत्तों से छनकर अंग को, जो क्योंकि वो जो व्यक्त कर रहा है वो खुद तो व्यक्त कर ही रहा है जो वो महसूस कर रहा है, पर वो जो व्यक्त कर रहा है, जो महसूस कर, जो वो बोल रहा है, उसके बोलने से जो सुन रहा है वो भी महसूस कर रहा है। तो इसलिए वो दुगुना तिगुना सुंदर हो जाती है, मधुर और अच्छी हो जाती है, वो भावना प्रकट हो जाती है, उससे जो सुन रहे हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, वो दृश्य आपके मन। और मैं तो ये भी कहूँगी कि ये जैसे हमने ये कविता पढ़ी, तो जिस तरह कवि लिख रहे हैं, राइट, जो ये कविता हमने अभी पढ़ा, कविता जिस तरह से लिख रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, तो वो दृश्य दिख रहा है मुझे भी मन में, मुझे दोनों दिख रहे हैं, जो गीत गा रहा है, जो गीत सुन रहा है, दोनों की भावनाएं समझ आ रही, वो दृश्य आपके मन में आए, आप दोनों से प्रभावित हो रहे हो। तो सुंदर तो दोनों ही हैं, पर जो उस समय उस जगह पे खड़ा है उसको तो वो तो तभी के तभी लाइव में आप कह सकते हो कि वो फील कर रहा है, जो सामने वाला गा रहा है, ऑडियंस है, वो श्रोता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कविता के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी ने दोनों के प्रति भावनाएं जागृत की। जब हम ये पढ़ रहे हैं, जब मैं ये पढ़ के आपको सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, जो दोनों लोग हैं, एक गीतकार है और एक अगीत है, दोनों के भाव, दोनों की छवि हमारे मन में बन रही है। तो मैं तो कहूँगी कि दोनों सुंदर हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस, मेरा भावार्थ इस कविता का।
आप बताइए कैसा लगा ये आपको ये भावार्थ, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और आप ये भी बताइए कि आपने इसमें से और क्या समझा, क्योंकि कविता में बहुत सारे आप इंटरप्रिटेशन भावार्थ निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में ताकि मैं पढ़ सकूं, बाकी लोग भी पढ़ सकें। सो टिल देन, पढ़िए विद प्राची, सीखिए विद प्राची, जानिए विद प्राची, एंड like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.